नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो इंडिया के हर इन्वेस्टर के मन में आता है। पिछले 10 सालों में किस इन्वेस्टमेंट ने सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं? तो आज हम इस बहस को डेटा के साथ खत्म करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए इसे एक आसान से सवाल से समझते हैं। सोचिए अगर किसी ने 10 साल पहले सिर्फ 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए होते तो वो पैसा सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा होता? क्या वो स्टॉक्स थे, सोना था या कुछ और ही? बस अब हम यही देखने वाले हैं कि इस रेस में फिनिश लाइन सबसे पहले किसने पार की। तो चलिए इस 10 साल की जबरदस्त रेस का मंच तैयार करते हैं। और किसी भी रेस की तरह सबसे पहले तो हमें उन दावेदारों से मिलना होगा जो पोडियम पर टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला कर रहे हैं। तो मैदान में हमारी पास 4 मुख्य टीमें हैं। सबसे पहले है टीम इक्विटी, जिसमें है बड़े खिलाड़ी, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स। फिर आती है टीम प्रेशियस मेटल्स, जिसमें है क्लासिक सेफ हेवन यानी सोना और चांदी। तीसरी लेन में है टीम डेट, जो है हमारे स्टेडी प्लेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स। और आखिर में टीम रियल एस्टेट। अब रेस शुरू हो चुकी है और देखना यह है कि इनमें से कौन टॉप पर आता है। अब जो बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कोई सीधी सादी रेस नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पिछले एक दशक में ये ट्रैक उतार चढ़ाव से भरा था और लीडर कई बार बदला। हम इस पूरी रेस को कुछ जरूरी लैप्स में बांट सकते हैं। पहला था 2016 से 2019 तक का प्री कोविड स्प्रिंट। फिर आया 2020 में महामारी का बड़ा डिसरप्शन। इसके बाद 2021 से 2023 तक एक जबरदस्त रिकवरी हुई और फिर हम पहुंचे फाइनल लैप में। रेस के शुरुआती सालों में मतलब 2016 से 2019 के बीच टीम इक्विटी ने तो मानो उड़ान ही भर ली थी। खासकर मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने एक जबरदस्त बढ़त बना ली और बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। और फिर आया साल 2020। महामारी ने पूरी रेस को ही पलट कर रख दिया। जब हर तरफ अनिश्चितता थी तो इन्वेस्टर्स ने सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ दौड़ लगाई और अचानक टीम प्रेशियस मेटल्स यानी सोना और चांदी सबसे आगे निकल गए। लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही 2021 से 2023 के बीच ग्लोबल इकोनॉमी ने संभलना शुरू किया, रिस्क लेने की चाहत वापस आ गई। मिड और स्मॉल कैप इक्विटीज को जैसे एक नई जान मिल गई और उन्होंने अपना मोमेंटम वापस पाकर फिर से लीड ले ली। इससे पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट कितनी तेजी से बदल सकता है। तो इतने सारे लीड चेंजेस और नाटकीय मोड़ों के बाद इस 10 साल लंबे मैराथन के आखिर में फिनिश लाइन सबसे पहले किसने पार की? चलिए फाइनल पोडियम रैंकिंग्स पर एक नजर डालते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है सिल्वर को, जिसका CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा 14.8%। काफी प्रभावशाली है। इसकी ये जबरदस्त फिनिश इंडस्ट्रियल डिमांड में उछाल की वजह से हुई, खासकर सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स से। दूसरे नंबर पर रनर अप रहा है स्मॉल कैप इक्विटी 16.0% के जबरदस्त CAGR के साथ। परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है, लेकिन जैसा कि हर इन्वेस्टर जानता है, इस खिलाड़ी के साथ वॉलेटिलिटी और रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। और इस 10 साल की महान इन्वेस्टमेंट रेस का विजेता है मिड कैप इक्विटी 18.7% के शानदार CAGR के साथ। ये पिछले दशक का टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरा है। चलिए अब जरा पूरे लीडरबोर्ड पर नजर डालते हैं। यहाँ हमारे सभी दावेदारों की फाइनल रैंकिंग देखी जा सकती है। मिड कैप्स 18.7% के साथ टॉप पर हैं। उसके बाद स्मॉल कैप्स और सिल्वर, लार्ज कैप्स और गोल्ड ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए और इन्फ्लेशन को आराम से पीछे छोड़ा। लेकिन ध्यान दीजिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और रियल एस्टेट काफी पीछे रह गए। लेकिन उन एसेट्स का क्या जो पोडियम तक नहीं पहुंच पाए? चलिए अब बाकी के खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि एक पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में उनका क्या जरूरी रोल होता है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दिखाती है। एक तरफ है रियल एस्टेट, जो इस रेस में साफ तौर पर पिछड़ गया। वजहें भी साफ हैं। ये इललिक्विड है, मतलब इसे जल्दी बेचना मुश्किल है और इसमें स्टैम्प ड्यूटी जैसे खर्चे भी बहुत हैं। दूसरी तरफ है डेट, जो एक स्टेबलाइजर की भूमिका निभाता है। ये कम रिस्क वाला होता है और मार्केट में गिरावट के दौरान पोर्टफोलियो को एक जरूरी सहारा देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी इन्वेस्टर को अपना सारा पैसा मिड कैप्स में लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीतने की असली स्ट्रैटेजी किसी एक घोड़े पर दाव लगाने की नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत और बैलेंस्ड टीम बनाने के बारे में है।
क्योंकि इस पूरी रेस में असली मुकाबला किसी दूसरे एसेट क्लास से नहीं था, वो था इन्फ्लेशन यानी महंगाई से। पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 6% रहा है। किसी भी कामयाब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इससे कहीं ज्यादा रिटर्न देना ही होगा। और उस दुश्मन को लगातार हराने का तरीका है एक बैलेंस्ड टीम बनाना। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इक्विटीज की ग्रोथ की क्षमता के साथ साथ डेट और प्रेशियस मेटल्स की स्टेबिलिटी भी होती है। यही वो स्ट्रैटेजी है जो रिस्क को कम करती है और साथ ही लंबे समय तक स्थिर ग्रोथ भी सुनिश्चित करती है। इस बात को इस आखिरी विचार में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। कोई भी एक एसेट क्लास सबसे ऊपर नहीं है। असली विजेता वो इन्वेस्टर है जिसके पास लंबे समय के लिए बनाया गया एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। शायद हमारे पूरे एनालिसिस का सबसे ज़रूरी सबक यही है। तो पिछले दशक की रेस तो खत्म हो गई है। ताज मिड कैप्स के सर सजा, लेकिन हर एसेट ने अपना एक रोल निभाया। अब असली सवाल ये है कि क्या किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अगले दशक की रेस जीतने के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है।